ये घर के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ आपको मैं। बुलेट्स अंदर तक है, किसी को भी लग सकती है। घर में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, जिनका कोई ताल्लुक किसी क्राइम या किसी पार्टी से नहीं होता। कमरा है, कमरे के अंदर छिदी हुई दीवारें हैं, जहाँ पे आज थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग होकर हटी है, जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सामने से फायरिंग होती है, तो ये आम घर की छतें जो है, यहाँ पे कोई गैंगस्टर नहीं रहते, आम लोग रहते हैं। बाहर से फायरिंग होती है और आम लोग निशाना बनते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। ये क्या हुआ है? ये सर ग्रेनेड गिरे, आपको देख सकते हैं। ग्रेनेड है ये, आप देख सकते हैं। घर खाली है। ये जगह जो है ये मोर्चा है। हमें ये बताया गया कि यहाँ से इनके घरों को, घर वालों को निकाल के जो मुखालिफिन है, मुखालिफ जहाँ के लोग बेसिकली गैंग वॉर की वजह से भाग चुके हैं, यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। ये पहले दीवार हुआ करती थी आज से कुछ घंटे पहले तक, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो कुछ देर पहले, अब तो गैंगस्टर चले गए इधर से हमारे आने से कुछ देर पहले, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो ये दीवार को तोड़ा गया। ये ग्रेनेड के निशान है, वो फायरिंग के निशान है, और इस जगह पे इससे कोई भी नहीं रह रहा। लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये हम आपको दिखा सकते हैं फायरिंग के निशान। अगर हम नीचे भी दिखाएं आपको, पूरी स्ट्रीट की स्ट्रीट जो है, और यहाँ पे वीराना है, कोई बंदा ना बंदे की जात। वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूँ कामरान शाहिद। अभी आप देख रहे थे, ये वो लियारी था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के नाक के नीचे गैंग वॉर की इबरत का और लोगों के लिए वहशत का जो है वो निशान बना हुआ था, जब रेंजर्स ने वहाँ पे बिलाखिर ऑपरेशन किया। मेरे सामने दोनों JITs मौजूद है। JIT की बड़ी डिस्कशन चल रही है। अगर JITs की डिटेल्स पे जाऊंगा मैं, जो अली जैदी साहब ने पेश की है और जो हुकूमत सिंध ने पेश की, ऑब्वियसली हुकूमत सिंध ने जो पेश की है उसके अंदर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन उज़ैर बलोच की नहीं शो की गई। ये नहीं बताया गया जो अली जैदी साहब की JIT के अंदर बताया गया है कि किस तरह फ़रियाल तालपुर साहिबा मुबैना तौर पर शामिल थी भत्ता वसूल करने में, 1 करोड़ रुपया महीना। किस तरह आसिफ ज़रदारी फ़रियाल तालपुर साहिबा के कहने पर घरों पे कब्जे हुए, भत्ते वसूल हुए, कत्ल हुए, इसमें शर्जील मेमन, कादिर पटेल, मुबैना तौर पर तमाम लोग शामिल हैं। ये उसके अंदर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सरकारी सिंध हुकूमत की JIT में ये तो है कि उज़ैर बलोच ने 198 सियासी व लिसानी एथनिक मर्डर्स का एतराफ़ किया। और हैरानकुल बात यह है कि ये शख्स जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज डिनाई भी करती है तब भी वो दस्तबरदार नहीं हो सकते, मुबर्रा नहीं हो सकते उस क्रिमिनल नेगलिजेंस से कि जो हम आपको और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करता रहा कि वहाँ गैंग वॉर होती रही, लोग वहाँ मरते रहे, और ना पुलिस ने वहाँ पे कुछ किया, ना हुकूमत ने वहाँ पे कुछ किया। अगर उज़ैर बलोच आपका बच्चा नहीं भी था, आपका राइट हैंड मैन नहीं भी था, उसकी इन तमाम तरीन किलिंग्स के ऊपर जिसका वो एतराफ़ आप ही की सरकारी JIT रिपोर्ट में कर चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का खामोश रहना, उसको ना पकड़ना, उससे कुछ ना कहना, उल्टा उसके साथ तकरीबात में शामिल होना, CM सिंध के लेवल पे, कैबिनेट के लेवल पे उससे मुलाकातें करना, उसके MPs को वहाँ पे टिकट देना, उसको जॉब्स देना, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती है। और उनको इस इल्ज़ाम को ना सिर्फ तारीख़ को जवाब देना पड़ेगा, आवाम को जवाब देना पड़ेगा, सिंध को जवाब देना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। आज पीपल्स पार्टी कहती है हमारा उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब हम वहाँ पे गए, उज़ैर बलोच ने ऑन एयर इंटरव्यू में हमें बताया कि पीपल्स पार्टी को वो लियारी का गढ़ समझता है और पीपल्स पार्टी के ज़रिए उसने हॉस्पिटल्स बनवाए, उसने कॉलेजेस बनवाए, उसने वहाँ पे मुलाकातें की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से। वो सवालात जो हमें पता थे बीइंग अ जर्नलिस्ट के वहाँ पर पुलिस नहीं जा सकती लियारी के अंदर, वो नो गो एरिया है, यहाँ पे दहशतगर्दों को, बाबा लाडला जैसे लोगों को जो है छुपाया जाता है। ये तमाम चीज़ें हमने उज़ैर बलोच से पूछी और हमने ये सवाल हाईलाइट किया। पीपल्स पार्टी सोती रही, पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं था ये सब कुछ हो रहा है। उनके अहम तरीन इलाके लियारी के अंदर, जहाँ से पूरे कराची के अंदर बदमनी हुई। आपको सुनवाते हैं, उज़ैर बलोच के साथ एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये साबित होगा, जिससे पता चलेगा कि सहाफ़ियों को की पता था कि लियारी के अंदर गैंग वॉर है, जिसका सरगना जो है उज़ैर बलोच है, और उसको पीपल्स पार्टी की पुष्ट प्राइस साबित है, शामिल है, और वो ख़ुद भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये इंटरव्यू चलने के बाद भी सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही लिया सकता है बादी नज़र में कि वो सब कुछ या तो जानते हुए करवा रहे थे या वो उसके साथ थे। दिखाइए जी। कराची का कॉम्प्लेक्स इलाका है, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इलाका लियारी के अंदर खड़ा हूँ। आज जब मैं इधर आया हूँ तो अखबार TV में ये खबरें फ्लैश हो रही थी कि यहाँ एक बार फिर गैंग वॉर आपस में लड़ पड़ी। आप भी किसी गैंग का हिस्सा है?
यहाँ कोई गैंग वार नहीं है, आपके पास कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है? हमारे पास कोई मिलिटेंट ग्रुप, हमारा यही है मिलिटेंट। ये तो आम लोग हैं ना, लेकिन जो कुछ छुपाए हुए हैं आपके पास मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं। हमारे पास ऐसी कोई नहीं। अगर लोग कहते हैं आपकी मर्जी के बगैर पुलिस अंदर नहीं आ सकती, यहाँ पे इतने बड़े रॉकेट लॉन्चर छुपाए हुए हैं आपने। देखो पुलिस अभी भी गश्त कर रही है, आप जहाँ है आप इस एरिया में तो नहीं ना है, ये तो गलियों के अंदर है ना ये इलाका। बाबा लाडला ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं उनको आपने पनाह दी हुई है यहाँ पे लियारी में। मैं भी जानता हूँ उसको, लियारी का बच्चा है। वो कहाँ है? वो 3 महीने से नजर नहीं आ रहा है। यही हम लोग आपस में बातचीत करते हैं कि वो ईरान गया हुआ है 3 महीने से। अब उसके खिलाफ वो जब पाकिस्तान आते हैं तो आपके पास ठहरते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कटी हुई है क्राइम्स की। तो कभी कभार वो नजर आ जाता है। आपने यहाँ एमपीए सपोर्ट किया, उनका पीपल्स पार्टी का एमपीए सपोर्ट किया, खातून एमपी है दूसरे एमपीए देखे वो बुजुर्ग कमेटी के उसमें अद्दी परियाल के साथ उनके मशावरत हुए हैं, उनके साथ मीटिंग हुए हैं। अद्दी परियाल की मेहरबानी है जो लियारी के अंदर हकीकी नुमाइंदे उन्होंने दिए बुजुर्ग कमेटी के कहने से, तो लियारी के तमाम लोगों ने उनके जो है उनकी नहीं। लेकिन मुझे जब मैं आपके पास पहले आया था, मैं जब आपके पास आया था ना 1.5 साल पहले, तो आपने मुझे ये कहा था कि जी मैं बलोच नहीं हूँगा अगर मैं पीपल्स पार्टी का कोई एमपी यहाँ से खड़ा होने दूँ या पीपल्स पार्टी को एक वोट यहाँ से पड़ जाए तो मैं, आपने कहा मैं अपना नाम बदलूंगा। आज आपकी मर्जी से जो है पीपल्स पार्टी के 2 एमपी जो है आपकी सपोर्ट से इलेक्ट हुए हैं, बुजुर्ग कमेटी के उसमें रिकमेंड से हुए हैं। अब तो पीपल्स पार्टी आपके साथ है ना, अब तो पीपल्स पार्टी है। वज़ीर सिंध इधर आए थे बनने के बाद, वज़ीर सबसे पहले आपसे मिलने आए थे इधर। मेरे से मिलने नहीं आए थे, हमारे यहाँ एमपीए जो लियारी के जीते हैं। आप मिले नहीं उनको? आप मिले नहीं उनको? मिलने के सारे हमारे बुजुर्ग गए थे, मैं भी गया मिलने। यहाँ पीपल्स पार्टी का किला है, यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 450-500 लोगों को रोजगार दिलवाया। कैसे कैसे कैसे? हमारे एमपीएस के थ्रू बुजुर्ग कमेटी ने पीपल्स पार्टी से नौकरियां ली हैं। उस मामलात में यहाँ जो है हमारी जो जद्दोजहद थी उस बिना पे नौकरियां मिली है। यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज अप्रूवल कराया, मेडिकल कॉलेज अप्रूवल करवाया। मुर्जा वहाब साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको शो में। मैं आपको वो इंटरव्यू सुनवा रहा था उज़ैर बलोच के साथ जिसमें वो बता रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ उसका कितना दरीनी ताल्लुक है और उसने उस ताल्लुक को यूज़ भी किया। उसने आप लोगों से जॉब्स भी ली, कॉलेजेस बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। उसने अपने रिगार्डलेस ऑफ द डिबेट या अली ज़ैदी की जो है वो जेआईटी ठीक है या आपकी जेआईटी ठीक है, आप इस इल्ज़ाम या जिम्मेदारी से किस हद दस्तबरदार हो सकते हैं कि आपकी नाक के नीचे एक शख्स गैंग वॉर में मुलव्विस है, रॉकेट लॉन्चर चला रहा है, नो गो एरिया से लियारी को बनाया हुआ है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, बल्कि उल्टा उसको प्रिविलेजेस दे रहे हैं, उसके एमपीएस को इलेक्ट कर रहे हैं, उसके हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, उसको जॉब्स दे रहे हैं। इस इल्ज़ाम से आप किस तरह मुबर्रा हो सकते हैं अगर आप शरीक जुर्म नहीं है उसके साथ? कामरान साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी की है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात भी की है। आप एक रिनाउंड क्रिमिनल, एक गैंगस्टर जिसके बारे में तमाम मीडिया बात कर रहा है, आप ये कह रहे हैं कि उसकी कही भी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी कही भी बात दुरुस्त नहीं है। मैं थोड़ा फैक्चुअली आपको करेक्ट करना चाहूँगा। ज़रूर। अगर आप माजी में थोड़ी सी रिसर्च करें और जो लोग कराची के डायनामिक्स से वाकिफ़ हैं वो आपको कंफर्म करेंगे कि 2001 के अंदर उज़ैर बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए वो इलेक्शन हारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता। अब जिन कैंडिडेट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 2013 में उज़ैर बलोच के कहने पर उनको टिकट दिया गया, उसमें एक शाहजहां बलोच साहब हैं जो कि 2013 में हमारे एमएनए इलेक्ट हुए थे। वो 2001 में 2005 में यूसुफ बलोच साहब की बात करें आप? यूसुफ बलोच साहब नहीं, मैं शाहजहां बलोच की बात, शाहजहां बलोच 2013 में इलेक्ट हुए थे और वो 2001 में 2005 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे अपने एरिया के यूसी नाजिम रहे हैं। दूसरी वो बात करते हैं जावेद नागौरी साहब के हवाले से, लोग कह रहे हैं जावेद नागौरी हमारे सिटी एरिया, जिस सिटी एरिया से वो इलेक्ट हुए एमपीए, उसके ओहदेदार। मुर्जा वहाब साहब, मुझे पता है आपने हेड बनी रखी थी, आपने कालदम करार दिया था अमन कमेटी को, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन ये इंटरव्यू 2013 का जब आपने उनसे हेड बनी उतार दी थी, जब आपने उनसे कालदमशिप वापस ले ली थी, और इससे 1.5 साल पहले मैंने उज़ैर बलोच का इंटरव्यू किया था जब आपने उनको कालदम करार दिया था और आपका सही डिसीजन था। उस वक्त उज़ैर बलोच ये कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी से एक वोट लियारी में पड़ गया तो मैं तूफान बर्पा कर दूंगा, पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये डेवलपमेंट 2013 की है जब आपका उनसे अलायंस हो गया, जब सीएम सिंध जो थे अपनी पूरी कैबिनेट समेत उनकी तकरीबात में चले गए और जब आपने हेड मनी विड्रॉ कर ली, तो इतने बड़े क्रिमिनल के साथ, जब हमें पता था बीइंग अ जर्नलिस्ट के वो क्रिमिनल है, हम सवाल भी उससे पूछ रहे हैं कि आप रॉकेट लॉन्चर छुपाई हुई है इधर, आपने क्रिमिनल्स को पना दी हुई, आपको क्यों नहीं पता था? आपके पास सारे इदारे थे इंटेलिजेंस के। दिस इज द क्वेश्चन सर। कामरान, बिल्कुल सही है आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। देखिए, इस हवाले से जो लोग उस तकरीब में मौजूद थे,
मैं तो उस तकरीब में मौजूद नहीं था, मैं उस जमाने में सियासत में नहीं था, तो मैं तो नेचुरली खुद बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो एविडेंस मैंने देखा है, जो लोगों के बयानात मैंने सुने, मैं उसको रियूटरेट आपके सामने कर रहा हूँ। कादिर पटेल साहब इस बारे में बात कर चुके हैं, इस बारे में सईद गनी साहब बात कर चुके हैं। दोनों ने ये कहा है कि वो जो दावत है, वो दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 2013 में MPs इलेक्ट हुए थे उस हल्के से, उन लोगों ने अपनी लीडरशिप के लिए यार मुर्जा भाई, अभी प्राइम मिनिस्टर ने उसामा बिन लादेन को जो दहशतगर्द के बजाय शहीद कहा, तो आप लोगों ने एक वाविला बर्पा कर दिया कि एक दहशतगर्द को शहीद कह के प्राइम मिनिस्टर ने जो है दहशतगर्दों की सफ में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर सिर्फ तकरीब नहीं है, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, जो नहीं दिखा पाए अभी तक, वो जो उज़ैर बलोच है, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, वो ट्रॉफियाँ पेश कर रहा है, फरियाल तालपुर साहबा को गिफ्ट पेश कर रहा है और वो रिसीव कर रही है। हाउ कैन यू एक्सेप्ट द गिफ्ट फ्रॉम अ क्रिमिनल? एक मिनट दिखा दें, अगर दिखा सकते। जी सर, थोड़ा सा वीडियो गौर से देख लीजिएगा। कुरान जी। शरीफ वो प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, उज़ैर बलोच प्रेजेंट कर रहे हैं उस वीडियो में। आप देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप भी देख लीजिए सर। मैं चैलेंज करता हूँ, यार वो वीडियो दिखाएं जिसके अंदर वो पेश कर रहे हैं उनको शील्ड। पहले लेट मी कंप्लीट। जी प्लीज कंप्लीट इट। जी कामरान साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप वीडियो गौर से देखिए, वो कुरान शरीफ प्रेजेंट किया जा रहा है। देख, कुरान शरीफ प्रेजेंट किया जा रहा है फरियाल तालपुर साहिबा को। सर क्यों किया जा रहा है? मेरी बात सुनिए ना, क्यों किया जा रहा है? मेरी बात, कामरान साहब, जी किसी मुसलमान को कुरान शरीफ को प्रेजेंट करेगा सर, एक टेररिस्ट करेगा तो आप लेंगे उससे? जो लोगों को कत्ल करता है, जो कुरान शरीफ की तालीमात की बरखिलाफ है, बरक्स है। देखिए, आप पहले अपने आप आर्गुमेंट को क्लियर कर लें। पहले तो मेरा क्लियर आर्गुमेंट है सर। दावत, मेरी बात नहीं। जी। आप कहते हैं कि उज़ैर बलोच की दावत में गए। मैंने आपको कहा उज़ैर बलोच की दावत नहीं थी, हमारे लोकल MNAs MPs की दावत थी, जिन्हें इलेक्ट होने के बाद अपनी क़यादत को वहाँ मधु की लियारी के अंदर हमारी क़यादत वहाँ पर गई। तो इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम वो लोग सर दावत पे मैं आपकी बात से चले एग्री करता हूँ कि दावत जो थी उज़ैर बलोच की नहीं थी, उज़ैर बलोच के इलेक्टेड MPs की थी। लेकिन जब वज़ीर आला सिंध ने उज़ैर बलोच को, मुझे सर एक सवाल का जवाब दें सर, एक सवाल का जवाब दें। चले मुर्जा साहब, एक सवाल का जवाब दे दें, बात क्लियर हो जाएगी। आपको 2013 में जब ये तकरीब हुई, उस वक्त नहीं पता था कि ही इज अ क्रिमिनल? ये इस सवाल का जवाब दे दें सिर्फ। वज़ीर आला सिंध को नहीं पता था? कामरान साहब, देखिए, थोड़ी सी जो बदनीयती है ना, वो यहाँ नजर आती है कि आपने अभी अपने सवाल पूछने में कह दिया कि चलें वो दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, उज़ैर बलोच की MNAs MPs की। एक ही बात है, वो गलत, एक ही बात है ना। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उज़ैर बलोच की हमायत से उनको टिकट मिला था सर, वो खुद कह रहा है, वो एडमिट कर रहा है, इंटरव्यू में एडमिट कर रहा है। मुर्जा साहब को मेरी आवाज आ रही है? मान को अगर कोई शख्स कुरान शरीफ को आपने हाथ हटा लेंगे सर, मैं अज्यूम करें ना, जो आप लोग अज्यूम करें ना। मुर्जा भाई, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, आप उसामा बिन लादेन से कुरान शरीफ एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसको आप टेररिस्ट समझते हैं? उसामा बिन लादेन तक मेरी अगर एक्सेस हो, आप मुझसे सवाल पूछें जी, आप कर लेंगे एक्सेप्ट? उसामा बिन लादेन तक मेरी एक्सेस हो, अगर वो कराची की गली कुचों में घूम रहा है, तो आप मुझसे बात कीजिए। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक टेररिस्ट जो है वो अगर आपको कुरान शरीफ दे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे जस्ट बिकॉज वो कुरान शरीफ है? इट डजंट मैटर कि दे कौन रहा है आपको। मैं अगर किसी जगह पे महफिल पर मौजूद हूँ और वहाँ पर कोई तीसरा बंदा आता है, वो मुझे कोई चीज़ देता है जो कि कुरान शरीफ है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं एकदम से उसको टर्न डाउन कर दूँ, क्योंकि कल को फिर मेरे खिलाफ मजहब के फतवे आ जाएंगे। सर, ये तो आपने आप आर्गुमेंट जो दिया, मैं स्पेशली कमेंट नहीं करूंगा, आवाम फैसला करेंगे। लेकिन मेरा पहला बुनियादी सवाल, सर मेरा पहला बुनियादी सवाल तो जवाब दे देना मुर्जा भाई। आपको पता नहीं था 2013 में क्रिमिनल है, वो क्यों फिर रहा है ओपनली? CM सिंध के सामने वो क्यों फिर रहा है? उसको तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था वहीं पे आपको तकरीब में। मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ जी, बताइए। आपको ये कह रहा हूँ कि 2013 के अंदर वो जो तकरीब थी, वो उज़ैर बलोच की तकरीब नहीं थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA MPs की तकरीब थी। और ये एक रिवायत है हमारे यहाँ सिंध में, जब कोई शख्स इलेक्शन जीतता है, वो अपनी क़यादत को मदऊ करता है, इनवाइट करता है। उस सिलसिले में वो दावत मुनक्किद की गई और तमाम लोग गए। अगर मुर्जा भाई, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, आप तकरीब के अंदर ही रह के मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप एक गवर्नमेंट हैं, आप CM सिंध हैं, आप सिंध की कैबिनेट हैं। 2013 में सहाफ़ियों को पता था, पूरी दुनिया को पता था ही इज़ अ क्रिमिनल। पहले तो आप बता दीजिए कि आपको नहीं पता था, और अगर आपको नहीं पता और आपको पता था, तो अगर वो वहाँ पे आ भी गया था और आपको नहीं पता चला कि जी वो उज़ैर बलोच के इलेक्टेड टिकट्स लेके टिकट होल्डर MPs की तकरीब है, आपको नहीं पता, वहाँ पे सडनली आ गया, तो आपका सिंध के CM का काम क्या बनता था? ही शुड हैव अरेस्टेड हिम सो दैट सिंध वुड हैव
avoided many more killings that have been done afterwards at his hands? ये सवाल है सर। देखिए दो चीजें ना, उसी चीफ मिनिस्टर ने उस उजैर बलोच के ऊपर हेडबनी भी रखी थी और विड्रॉ की। बिल्कुल सही, ये रिकॉर्ड की बातें सारी, और वो विड्रॉ करने की वजूहात भी कल कादिर पटेल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताई। सर आप बताएं ना, आप बताएं कि उसामा बिन लादेन पे हेड मनी को विड्रॉ करेंगे तो किस तरह विड्रॉ करेंगे, उज़ैर बलोच पे आप हेड मनी विड्रॉ करें, क्या फैक्ट्स थे आपके सामने? अच्छा एक मिनट रुकें। आप स्वात के अंदर तालिबान ने स्वात के एरिया को कंट्रोल कर लिया था, पाकिस्तान का झंडा उतार दिया था। क्या रियासत पाकिस्तान ने उस वक्त की तालिबान से सूफी मोहम्मद से इंगेज किया था, नेगोशिएट किया था, बात की थी? इसका जवाब मैं लेता हूँ अभी आपसे। आप ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं जरूर इसका जवाब भी लेता हूँ आपसे रेलेवेंट बंदे से। नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके पास मौजूद हैं जहाँ पर रियासत कभी कभार कॉम्प्रोमाइज करती है। नहीं तो आप यही कह रहे हैं ना कि जिसका सूफी मोहम्मद की आपने उज़ैर बलोच से अमन की खातिर नेगोशिएट किया हुआ था, आप यही कह रहे हैं? भाई लियारी के जो उस वक्त हालात थे, ये तमाम बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। जो लियारी मुर्जा भाई, लिहारी के जो हालात थे वो उज़ैर बलोच की वजह से, और वो कह रहा है कि मुझे आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा की वजह से मैं बंगलों पे कब्जा करता था, मैं भत्ता लेता था। चले ये बातें भी निकाल दें। वो जो ये जो JIT आई है मेरे सामने, अली जैदी साहब ने 4 बंदों की साइन JIT भेजी। ये आप उस JIT की बात करें जो अली नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ आपसे सर। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ में भी उसने कहा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो झूठ भी बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जरदारी साहब का कोई रोल नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन जरदारी साहब की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि एक कातिल को आपने खुलेआम छोड़ा हुआ और आप कह रहे हैं लियारी के हालात ऐसे थे, वी कुड नॉट डू एनीथिंग। आप गवर्नमेंट थे या क्या थे? नहीं, थोड़ा सा कामरान साहब, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जी सर समझाइए। इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने लियारी की अमन की खातिर पहले ऑपरेशन स्टार्ट किया। हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया, तमाम कार्रवाइयाँ स्टार्ट हुई, आखिर में वो चीज पाए तकनीक तक नहीं पहुंच पाई थी और लियारी की आवाम उस पर सफर कर रही थी। उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ठीक है जी, निगोशिएट करके कोई रास्ता निकालें, इसलिए वो निगोशिएट तो आप आज ये कह रहे हैं कि आपने उज़ैर बलोच के साथ निगोशिएट किया उस वक्त, चले आपका ये मौक़िफ़ है ना, और आप उसके बाद जो उसने हरकतें की, जो उसने एतराफ़ किए में मर्डर्स वगैरह, वो भी आपको पता नहीं चले कि उसने उस नेगोशिएशंस को भी वायलेट किया। मैं मुर्जा भाई मेरे साथ रहेगा क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को इस वक्त। आमिर लियाकत साहब, बात यह है कि मुर्जा वहाब से तो मैं सवाल पूछ ही रहा हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो किस तरह एक क्रिमिनल की JIT की बेस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जरदारी साहब कातिल हैं, फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो भत्ता लेती थी, उनके कहने पे ये हुआ वो हुआ, और आपके फेडरल मिनिस्टर, आपकी पूरी गवर्नमेंट, आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या आपके पास कोई अपना एविडेंस भी है आपकी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास? आमिर लियाकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि उज़ैर बलोच की JIT, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि JIT अली जैदी साहब ने दिखाई है या JIT मुर्तज़ा वहाब साहब जो बयान कर रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। ये बहरहाल बात दुरुस्त है कि उज़ैर बलोच एक कातिल है, उज़ैर बलोच एक दहशतगर्द है, उज़ैर बलोच ने 189 इंसानों को कत्ल किया है। तो ये बुनियादी बात है। किसकी JIT सही है क्या, ये हम आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि इससे रिगार्डलेस, इससे में ना पड़े। एक्चुअली बात ये है कि उज़ैर बलोच कौन है। उज़ैर बलोच किसी शरीफ इंसान का नाम नहीं है। जो मेरे मुर्तज़ा भाई, मेरे प्यारे भाई जो बार बार कह रहे हैं वो क्या कह रहे थे, वो क्या कहा उन्होंने, वो किधर कह रहे थे, वो कह रहे थे वाला आदमी नहीं है, वो कह रहा था वाला आदमी है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक कुरान पाक का सवाल है, मैं बहुत सब्र से ये बात सुन रहा था, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कुरान पाक के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो कातिल के हाथ से कुरान पाक वसूल नहीं किया जाता, ना लिया जाता है। हदिये के तौर पर भी, हदिया भी कुरान, क्योंकि कुरान एक हदिया होता है, एक तोहफ़ा होता है जो दिया जाता है, तो किसी कातिल के हाथ से वो तोहफ़ा कबूल नहीं किया जाता अगर आपको पता है कि वो कातिल है। तो ये आर्गुमेंट ही गलत है कि कोई कुरान दे मैं कैसे इनकार कर दूं लेने से। मैं तो इनकार कर देता क्योंकि मुझे कुरान की तालीमात भी पता है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, और कुरान ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दूसरी बात ये कि बहन को भाई ही कुरान दिया करते हैं, तो इसमें कोई आपने भी सवाल जो किया वो बहुत ही मासूमाना आपका सवाल हो गया कि फिर फरियाल तालपुर साहिबा ने कुरान क्यों वसूल या क्यों लिया या क्यों उनसे कुरान का हदिया कबूल किया। उसकी बुनियादी वजह ये कि बहन को भाई देता है। अब वो अदी फरियाल कह रहा है, बार बार वो कह रहा है कि मेरी बहन है, तो उन्होंने बहन को कुरान दिया। अब हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, ना हमें ज़रूरत है।
JIT सही है गलत है, जो मुर्तज़ा वहाब भाई कह रहे हैं वो JIT दुरुस्त होगी। मैं चलिए उनकी JIT की बात जो उन्होंने पेश की सिंध हुकूमत ने, उसमें लिखा तो है ना कि उज़ैर बलोच ने कत्ल किए, उसमें मौजूद तो है ना कि उज़ैर बलोच कातिल है, उसमें ये मौजूद तो है ना कि उज़ैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सवाल ये था कि प्राइम मिनिस्टर और आपकी फेडरल कैबिनेट इतने वसूख से जरदारी साहब को कातिल और ये और वो क्यों कह रही है? देखिए बात असल में ये है कि 3 इंटरव्यूज़ हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, जिनमें से एक हामिद मीर साहब को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने उज़ैर बलोच के बारे में ये कहा है कि वो लियारी अमन कमेटी का था, हमारी पार्टी से बात कर रही थी और तमाम चीज़ें। तो जरदारी साहब ने इस तरह से एक तरह से एक्सेप्ट किया है। और इसी तरह से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, वो भी आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सरदार नबील गबोल से ये पूछा जाए कि सरदार नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर क्यों चले गए थे और क्यों दोबारा वापस आए। सरदार खुदाबख्श गबोल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, रसूख है, वो वहाँ पर रहते हैं। वो क्या वजह थी कि वो चले गए थे पीपल्स पार्टी को छोड़कर? इसी उज़ैर बलोच की वजह से गए थे। राइट। तो मकसद ये कहने का है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो एक बहुत बाइज़्ज़त इंसान है और एक बहुत बड़ी खातून के साहब। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। वहाब साहब मुझे याद आती हैं, वो वहाब सिद्दीकी साहब मुझे याद आते हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब हो या दीगर लोगों, तो उनको हम मिला ही नहीं सकते उज़ैर बलोच से। तो इसलिए मैं मुर्तज़ा भाई से मैं क्या बात करूँ, ये तो मेरे भाइयों की तरह। बिल्कुल ठीक है जी, क्या इसमें आप इनसे बिल्कुल बात ना करें, लेकिन मैंने जो सवाल रेस किया है वो JIT से बियॉन्ड है और उसका सेटिस्फैक्ट्री। मुर्तज़ा वहाब साहब वैसे वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ उनकी विजडम से, उनकी पॉलिटिकल हाइंसाइट से, लेकिन वो इसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री मुझे तो एटलीस्ट दे नहीं सके कि क्रिमिनल से की तकरीब में अगर आप चले गए थे तो आपने उसको अरेस्ट का ऑर्डर क्यों नहीं दिया, आपने उससे निगोशिएट क्यों किया। आप लोग तो कहते थे कि तालिबान के साथ हाथ मिलाने नहीं चाहिए, निगोशिएट करना ही नहीं चाहिए, टेररिस्ट के साथ हाथ। एक तरफ आप कह रहे हैं टेररिस्ट है उसका निगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि आप उज़ैर बलोच में बात आ गई है, लेकिन चले आपका ये आर्गूमेंट मैं आगे जनरल साहब का रखता हूँ। जनरल साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। वो कह रहे हैं कि जी सवात में भी तो हमने मौलवी सूफी मोहम्मद से, गवर्नमेंट तो वैसे इन्हीं की थी, निगोशिएट किया था फौज ने या इनकी गवर्नमेंट ने, तो उज़ैर बलोच से भी शायद वो निगोशिएशंस की टर्म्स में ये सारा कुछ हो रहा था। वो बंदे भी मारा जा रहा था, वो गैंग वॉर भी चला रहा था, हम जाके उसके इंटरव्यूज़ कर रहे थे और वो दिखा रहे थे कि नो गो एरिया और उसकी जो बुलेट्स के निशान घरों में दिखा रहे थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता था। तो क्या फौज को भी नहीं पता था, रेंजर्स को भी नहीं पता था? जनरल साहब, पीपल्स पार्टी को तो पता ही नहीं था। जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि एक पीपल्स पार्टी की अपनी सिविलियन गवर्नमेंट मौजूद थी और उन्हीं का ही काम था। फर्क दोनों सूरत हाल, दोनों जो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी अब फरमाइए, जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों सूरतों का या दोनों सिचुएशंस का जो मवाजना मुर्तजा कर रहे हैं, उस पे एक अकेला क्रिमिनल है जो कातिल है और जिससे और कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से वो पहचाना जाए, और उसका नाम है उज़ैर बलोच। आप उसका मुवाजना कर रहे हैं एक तहरीक से जो कि सवात में चली और वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड थी, जहां पे वो अपने तौर पे एक शरिया नाफिज करना चाह रहे थे, जहां मुज़ाकरात आपने करके देखे और मुज़ाकरात नहीं कामयाब हुए तो आपने मिलिट्री ऑपरेशन किया। सही। तो आप दोनों सूरतों को मुवाजना नहीं कर सकते। एक क्रिमिनल को तो ऐसी वो पोजीशन नहीं दी जा सकती जो एक किसी आइडियोलॉजिकल तहरीक को आप देते हैं, लिहाजा वहां पे तो उनको पकड़ना चाहिए था। अब दूसरी तरफ चीज ये है कि सबको पता था उसकी क्योंकि इल्जाम वगैरह मुख्तलिफ वक्त में। जनरल साहब एक क्विक क्वेश्चन आपसे मेरा, ये जो इनकी JIT अली जैदी साहब की, उसके मुतालिक परसेप्शन ये बन रहा है कि ये इदारों ने दी है और एक शायद पीपल्स पार्टी पे अटैक किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम रही है मुख्तलिफ चीज़ों की, आप जानते ही हैं। तो ये भी उनको फ्रेम किया जा रहा है इस JIT के जरिए कन्फ्यूजन फैला के। योर टेक ऑन इट, क्या पीपल्स पार्टी के मुतालिक इदारों की राय हमेशा नेगेटिव रहेगी या रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, अवाम का मफाद किस चीज में? अवाम का मफाद इस चीज में है कि ओरिजिनल JIT जो भी है वो सामने आए और असल मुजरिम जो है उन तक पहुंचाए। ये अवाम का मफाद है। अब अगर उसमें कहीं को शक व शुबा पैदा हो रहा है तो अवाम का ये हक है कि आप उनके सामने वो शुकूक व शुबहात दूर। राइट। मैं आपको पुरानी मिसाल एक दे देता हूं कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की कि डॉक्टर आसम वाली JIT जो थी उस पर उंगलियां उठी थी, क्योंकि जब वो JIT वो एक प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्राम में उसको डिस्कस किया गया और कहा, रेंजर्स का मजाक उड़ाया गया
कि इन्होंने तो वो एविडेंस वहां पे लगा के रखा है, वो इनमें गवाहों के नाम है जो 10 साल पहले को मर गया हुआ है, कोई वहां पे रहता ही नहीं है। तो लाजमी बात है, मुझे भी तशवीश हुई कि रेंजर इतने नाकारा किस्म के लोग हैं कि वो ऐसी तहकीकात करते हैं। तो जब पता चला तो वो देखा कि नहीं, वहां पे तो गवाह कुछ और है, वो जो असल आप जीआईटी कह रहे है, हैं सिंध गवर्नमेंट ने वो जीआईटी भी चेंज कर दी। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि रेंजर्स की बजाय जीआईटी किस तरह चेंज होती है। सर सॉरी, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, मैं हमीद साहबा को शामिल करूंगा, लेकिन सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूँ, ये जीआईटी की डिबेट तो छोड़ दें, जब चल गया पता, उसने एतराफ़ गुनाह कर लिया, तो पीपल्स पार्टी पे ये सवाल उठते रहेगा कि एक क्रिमिनल के साथ उनके ताल्लुकात क्यों थे, या अगर ताल्लुकात नहीं भी थे तो आपने उस क्रिमिनल को पकड़ा क्यों नहीं, उस तकरीर में क्यों नहीं पकड़ा जहां वो कुरान शरीफ पेश कर रहा है। जब वो इंटरव्यूज़ में मीडिया को बता रहा है कि वो फरियाल तालपुर साहिबा जो है उनके ज़रिए, एमपीएस के ज़रिए उन्होंने काम करवाए, अपने बंदों के लिए काम करवाए, 400 के करीब जॉब्स ली, हॉस्पिटल्स बनवाए, उसमें पीपल्स पार्टी क्या कर रही थी? आपका काम है, इलेक्टेड मैंडेट है कि लियारी के लोगों का जिसने अमन तबाह किया उसको आप अरेस्ट करें, ना कि आप उससे निगोशिएट करें या आप उसको तकरीबात उसकी अटेंड करें जिसके अंदर मौजूद। ये सवाल ज़रूर वो जवाब देंगे, और माइज़ा हमीद साहिबा के लिए भी कुछ सवाल मेरे पास है। और पीटीआई की गवर्नमेंट इस बात दस्तबरदार नहीं हो सकती ये इस तरह ये सारे माहौल को देखे कि उन्होंने जो दूसरी जीआईटी निकाली है, तो भाई अजीब हैरानकुन बात है कि 4 सरकारी दफ्तर ऑफिसर्स के साइन इसके ऊपर भी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करके इन चारों से आईएसपीआर से स्टेटमेंट दिलवा देनी चाहिए कि ये जीआईटी सही है या गलत है। इसमें इतना फस क्रिएट करने की क्या जरूरत है कि कोर्ट के ऊपर डाल दिया सारा मामला। इतना भी काम पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइम मिनिस्टर इतना भी काम नहीं कर सकते कि हमें असली जीआईटी ही दे दें। एक ब्रेक लूंगा जी। व्यूअर्स, बड़ी अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान की, जब सहाफ़ियों को पता होता है एमक्यूएम कराची में क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, सूफी मोहम्मद क्या कर रहा है, हमारी हुकूमतें उस वक्त सो रही होती है। माइज़ा हमीद साहिबा, इस वक्त तो आप अलाइंस में पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन आप लोगों ने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस आप ही के सर पे जाता है सेहरा कि आप लोगों ने इनके खिलाफ किए। आपका लियारी गैंग वॉर पे भी और एमक्यूएम पे भी यही मौक़िफ़ रहा इससे पहले कि पीपल्स पार्टी लियारी गैंग वॉर वालों के साथ मिली हुई है और एमक्यूएम उनके साथ मिली हुई है। आज आप मसलहत को साइड पर रख के कोई ओपिनियन देंगी, या आज आप मसलतन क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो आपका मौक़िफ़ चेंज हो जाएगा? व्हाट्स योर टेक ऑन उज़ैर बलोच और सिंध के अमन और जो लोग वहाँ में शहीद हुए और कत्ल हुए कराची के? इमरान, कामरान, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देखें, जो भी ऑपरेशन हुआ, नेशनल एक्शन प्लान की बात करें या ज़रब अज़ब की बात करें, तो वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सिंध को ऑन बोर्ड लेके, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके जो है ये ऑपरेशन किया। और इसमें जो है ये ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि वहाँ की मकामी हुकूमतें फेडरल हुकूमत के साथ थी। अब जो दूसरा आपका सवाल है कि जी हम उनके साथ इत्तेहादी हैं और हम उनका साथ देंगे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एक जेआईटी की रिपोर्ट लहराते हैं नेशनल असेंबली के अंदर, आप कहते हैं आपका कोई, आप मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग के हैं, आप कहते हैं कि जी हम हमारे घर के अंदर गार्ड जो है एक रिपोर्ट दे जाता है, उसको जो है ऑथेंटिक माना जाए और उसको कहा जाए कि वो सच्ची रिपोर्ट है, कंपेयर टू द रिपोर्ट जो सिंध में पब्लिक ऑफिशियली जो है विद सिग्नेचर्स जो है वो पब्लिश की गई है पब्लिक की कंजम्पशन के लिए। तो आप मुझे बताएं कंपेयर कैसे किया जा सकता है इन दो रिपोर्ट्स को? और फिर इनकी जो पीटीआई की हिस्ट्री है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, आप मुझे इसमें बताएं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं थी अली जैदी की तरफ से कि जेआईटी की रिपोर्ट आने से पहले ही आप नेशनल असेंबली में जेआईटी की रिपोर्ट लेना शुरू कर दें? लहराकर आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज कर रही है तहरीक इंसाफ, आप ये कह रही हैं? देखिए, आई बिलीव कि जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ पेपर्स जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लहराए जाते थे कराए के तर्जुमानों के थ्रू, और अभी हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और बाद में उनको हद तक इज़्ज़त के लिए लंदन भी बुलाया जाता है उन्हीं लोगों को, तो वो भाग जाते हैं। बात ये है कि ये तो इनका रिकॉर्ड है ना कि लोगों की पगड़ियां ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। आमिर भाई, मैं सवाल तो करूंगा, लेकिन माइज़ा हमीद साहिबा ने एक सवाल ये किया कि आप फ्रेम करना चाह रहे हैं, आप विक्टिमाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, जीआईटी दूसरी लहराई जा रही है। देन आई विल पुट यू माय क्वेश्चन एज वेल, यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? नहीं, मैं ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि हम किसी को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। और जो जिन पेपर्स की बात कर रही हैं कि वो लहराते थे पहले भी, तो वो तो पेपर्स अब सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है जो लहराए जाते थे, उसको अब छोड़ दें इस बात को। कैलिबरी फॉन्ट वाले ही पेपर थे वो,
और वो उल्टे उनके गलत पेपर्स ही थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है कि ये गलत काम किए नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने। कामरान कैलिबरी फॉन्ट पे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, कैलिबरी फॉन्ट पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा नहीं हुई थी, चलें उनको इकामा पे सजा हुई। ये मोहम्मद नवाज शरीफ को तो इकामे पे ही ना, इकामे पे ही ना, इकामे भी पेपर ही था ना, इकामे भी पेपर था ना, इकामे में पेपर ही था ना, रिकॉर्ड स्ट्रेट इकामे में पेपर ही था ना। इंस्टेड ऑफ सेइंग जालसाजी तो हुई ना, कि ऑफिशियल जालसाजी तो हुई ना। ठीक है आमिर भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। जालसाजी तो की ना नवाज शरीफ साहब ने। आमिर भाई, मेरा एक सवाल है कि जो तो आमिर लियाकत साहब आप नहीं है ना, जालसाज तो है ना नवाज शरीफ साहब, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि आप कहें कि ये जालसाजी हुई थी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अदालत ने कहा है भाई, अदालत ने कहा है। अच्छा, अब ये डिबेट किस तरफ जा रही है? आप सुप्रीम कोर्ट, एक सवाल पूछ रहे थे, बता दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट। आमिर भाई, ये जो इतनी कंफ्यूजन फैली हुई है जीआईटी को लेकर, ये देखें जो अली ज़ैदी साहब की जीआईटी है, इसके अंदर आईएसआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, पाकिस्तान रेंजर्स, एमआई के ऑफिसर्स के साइन हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इन चारों अहदेदारों को के हेड्स को कह नहीं सकते कि वो अपनी तरफ से वेरीफाई करें कि ये जेआईटी की क्या पोजीशन है, ताकि ये मसला दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इतना काम तो आपकी गवर्नमेंट कर सकती है ना, इंटरवीन करके। क्या पता है कामरान भाई, जो आप सोच रहे हैं। आमिर साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक मिनट। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि क्या पता कामरान भाई जो आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको कामरान भाई कहूँगा, मेरे दिमाग पर इमरान खान तो सवार है नहीं कि मैं गुफ्तगू शुरू करते हुए आपको इमरान कहता हूँ, तो मैं तो कामरान नहीं कहूँगा आपको। तो क्या पता कामरान भाई जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे ही कुछ होने वाला हो, मुमकिन है, ये पॉसिबल है, ऐसा होने वाला हो। ठीक, जो आप सोच रहे हैं मुमकिन है, मुमकिन है, ठीक। ये बड़ी सी बात की। मुर्जा भाई, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी कामरान साहब। अच्छा मुर्जा भाई, आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरे सवालात बदनीति पे मबनी है। मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, और उसकी वजूहात ये है कि मुझे ये पता है कि मैंने जो सवाल किया बड़ा सच्चा, ऑनेस्ट और खरा सवाल है। और ये मैं उस वक्त भी, आई थिंक आप थोड़ा पीपल्स पार्टी में, फौजिया वहाब साहिबा बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पीपल्स कराची को भी देख रही होती थी, मामलात को, हमारी उनसे इंटरेक्शन भी रहती थी। आप थोड़ा लेट पीपल्स पार्टी की एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, तो ये वाक़यात आपसे पहले के उज़ैर बलोच वगैरह के, तो आपको ग्रिल करना किसी को मकसूद नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अब यू हैपन्स टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंध गवर्नमेंट, तो सवाल तो आपसे बनेगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप ये किस इस चीज़ को आज आप, मैंने ऑब्वियसली अल्लाह को जान देनी, आपने भी देनी है, क्या आपके दिल में ये एहसास है कि अपनी लीडरशिप के बारे में ये आप सवाल उठाएं कि यार एक शख्स जिसको हमने खुद कालअदम करार दिया, एक शख्स जिसके ऊपर खुद हमने हेड बनी रखा, जिसके मुतालिक मैं मान ही नहीं सकता कि सीएम सिंध तकरीब में जाए या ना जाए, उनको नहीं पता था कि ही इज़ अ कातिल, एथनिक क्लेंजर है, भत्ता खोर है। मैं ये इल्ज़ाम भी नहीं दोहरा रहा कि जरदारी साहब के साथ उसकी अटैचमेंट थी या नहीं थी, वो अपने तौर पे सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो कर रहा था हमारे शहर कराची में, आपके शहर कराची में, जहाँ आपकी गवर्नमेंट कायम थी। आप लोगों ने उससे हेड बनी विड्रॉ कर ली, उसके एमपीएस को ले लिया, उसके साथ उसको अरेस्ट नहीं किया, चले ताल्लुकात अच्छे भी नहीं किया आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। अगर आप कालअदम उसको रखते, उस पर हेड बनी रखते, उसको गिरफ्तार करते, तो आपको लगता नहीं कई 100 लोग जो हैं, या सैकड़ों लोग या दर्जनों लोग जो हैं कराची के, वो मजीद कत्ल होने से उज़ैर बलोच के हाथों बच जाते हैं अगर आप बर वक्त एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। ये सवाल आपके ज़हन में आता है कभी मुर्सा भाई कि नहीं? सर कामरान भाई, मैंने आपके सवाल को कभी भी बुरा नहीं माना, और इससे सख्त सवालात मैंने फेस किए हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने आपके सवालात को बदनीयत नहीं कहा, बट मैंने कहा शायद जब कभी कभार कोई एंगलिंग की जाती है, उससे मेरा एतराज उठाने का राइट है। मेरा कोई एंगल नहीं है, खुदा गवाह। सुने तो सही, अच्छा सुने तो सही ना। अभी आपने फिर सवाल पूछते हुए उसी चीज को दोहरा दिया कि आपने उज़ैर बलोच के लोगों को टिकट दिया हुआ था। तो मैं समझता हूँ जब आप इस मफरूजे पर चलेंगे, जब आप इस अजम्पशन पे चलेंगे, जब आप इस बायस के साथ चलेंगे कि उज़ैर बलोच के बंदों को टिकट दिया, सर ये निकाल दें बीच में से, मुर्जा भाई निकाल दें। और आपने टिकट नहीं दिए हुए थे, लेकिन वो क्रिमिनल आपके नाक के नीचे पनप रहा था, आपने हेड मनी क्यों खत्म की उसके ऊपर से? अभी आप बताइए। जी बताइए। प्रॉब्लम सिर्फ ये ना कि आपको चीजों के कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। अभी ब्रेक से पहले आमिर लियाकत साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात करते हुए जोशे खिताबत में उन्होंने कह दिया कि आसिम जरदारी साहब ने खुद अपनी रिलेशनशिप उज़ैर बलोच के साथ ऑन की हुई है। गलत बयानी की है आमिर लियाकत साहब ने। आप अगर हामिद मीर साहब का वो इंटरव्यू उठा के देख लीजिए आसिफ जरदारी साहब का, उन्होंने तो रिलेशनशिप को डिसोन किया है। उन्होंने कहा अमन कमेटी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उज़ैर बलोच से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये है वो बदनीयती, जब लाइव टेलीविजन पर आके कोई जिम्मेदार आदमी कोई बात करता है, गलत बयानी करता है, तो पब्लिक को ये इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ जी मुर्तज़ा आप शायद गलत बयानी कर रहा हो। आप उठाइए आसिफ जरदारी साहब का वो इंटरव्यू,
हामिद मीर वाला, प्लीज अभी चलाइए। और देखिए, मेरे बड़े भाई आमिर लियाकत को मुर्जा दिखाइए। भाई आपकी ये बात का जब एक 10 सेकंड की बात करूंगा कि आसिफ जरदारी साहब के मैंने कहा था 3 इंटरव्यू न शुरू हुए हैं हामिद मीर साहब के साथ, उनमें से एक इंटरव्यू मैंने एक इंटरव्यू नहीं, एक में मुर्तजा भाई है, मेरे प्यारे भाई मान लें, मेरी जान मेरे प्यारे भाई मान लें, मेरी दोनों बात सुनिए, आप दोनों चुप हो जाए प्लीज एक सेकंड के लिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुर्जा भाई ये सवाल ही नहीं है, मैं कहता हूं जरदारी साहब से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं तो पोजीशन ही मैंने कुछ डिफरेंट ली हुई है आज इस शो में। मैं कहता हूं उजैर बलोच का जरदारी साहब से कोई ताल्लुक नहीं था, सीएम सिंध से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके एमपी इलेक्ट नहीं हुए, वो तकरीब में भी नहीं गए। आप बीइंग अ सिटिंग गवर्नमेंट किस तरह आपकी नाक के नीचे लियारी नो गो एरिया, लियारी में पुलिस नहीं जा सकती, लियारी में रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, आप पे शक इसलिए लोग करते हैं, मैं नहीं करता चलें, कि ये सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है एंड यू फेल टू स्टॉप इट। क्यों नहीं किया? आप किस चीज की इलेक्टेड गवर्नमेंट थे वहां पे? ये सवाल है सिर्फ पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मेरे लिए जरूरी है कि अगर लाइव टेलीविजन पर कोई इनकरेक्ट बात की सर, मैं कहता हूँ आमिर साहब ने गलत बात कह दी, आमिर भाई ने। मेरा सवाल का जवाब दे दें प्लीज, टाइम नहीं लगेगा। मैं सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि तीनों इंटरव्यूज आप देख लीजिएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप आ जाए आपके सवाल के जवाब पे। कामरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लियारी का ऑपरेशन स्टार्ट किया। जिस जमाने में लियारी जो है नो गो एरिया बन गया था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद जो 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उस ऑपरेशन का कप्तान कौन था? कायम अली शाह साहब को कहा जाता था ना। सिंध गवर्नमेंट ही उस ऑपरेशन को लीड कर रही थी ना। पॉलिटिकल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, मैं आपसे एक सवाल कर लूं उसमें, मैं आपसे एक सवाल कर लूं। अच्छा जी, कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस ऑपरेशन के तहत जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सेम पेज पर थी। पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किया गया, आईनी तरमीम लाई गई जिसके तहत जेट ब्लैक टेररिस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया। किसने उस आईनी तरमीम? मुर्जा भाई क्विकली मुझे आपसे एक बात करनी है, बात सुने। जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है आपकी गवर्नमेंट का मौकफ था कि जनाब ये तो ऑपरेशन जो है नवाज शरीफ को बाईपास करके स्टार्ट कर दिया, तो फौज ने खुद स्टार्ट कर दिया एंड ये आपका मौकफ था कि ये राहिल शरीफ का ऑपरेशन है, ये तो चाहती नहीं थी पॉलिटिकल, उनको पता भी नहीं चला, अनाउंस कर दिया उन्होंने आईसीपीआर ने। मैं इसका जवाब दूं आपको? जी जल्दी दे दीजिए। कामरान शाहिद साहब, आप रिकॉर्ड पर देख लीजिए इस चीज को, आपको पता चल जाएगा। इस ऑपरेशन के स्टार्ट से पहले एक आईनी तरमीम आई थी जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो किया गया होगा, उससे कोई डिनाई नहीं है। बात तो सुने ना, ये जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उस अमेंडमेंट के बाद स्टार्ट हुआ था। सर मुझे ब्रेक लेने कहा जा रहा है, अमेंडमेंट से आई डोंट डिसएग्री, लेकिन ये ऑपरेशन तो जिस तरह किया गया और जिस तरह एक्सेप्ट किया गया हम सब जानते हैं। जब फौज फिर ऑपरेशन करती है तो फिर ऑब्वियसली फिर तो आप भी रोक नहीं सकते थे उसको, ना लियारी में जाने से। वो फौज तो फौज है, फौज तो जब जाती है तो फिर हर जगह जाती है। उसके बाद तो ऑब्वियसली हमें पता है वो तारीख है कि चीज़ें क्लीन हुई, लेकिन सवाल ये था कि उससे पहले आप क्लीन क्यों नहीं कर सके जब चीज़ें फौज के नहीं डायरेक्ट आपके हाथ में थी। एक ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स कोई तबसरा करने की गुंजाइश नहीं है, सारा टाइम निकल गया मेरा और मुर्जा वहाब साहब के साथ। आमिर लियाकत भाई और बैज़ा हमीद साहिबा से बहुत माजूद, आज प्रोग्रामों को टाइम मैनेज नहीं कर सका मैं। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त।